ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन आई है ताखीर से एफआईआर के अंदर जो बयान रिकॉर्ड करवाए जाते थे मुल्जमान को एफआईआर में वो नॉमिनेट नहीं होते थे, बाद में जिमनियों के अंदर उनको, जिनको हम इंग्लिश के अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट और अपनी जुबान ज़दा में तखीरी बयान भी कहते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की इसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव लैंडमार्क जजमेंट भी आ चुकी है कि कब आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को दर्ज करवा सकते हैं और कब आपकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की कोई अहमियत वक़्त नहीं होगी। और पुलिस वालों को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि कौन सी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो एज अ एविडेंस एडमिसेबल होंगी और कौन सी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एज अ एविडेंस एडमिसेबल नहीं होगी। आपने मुखबर की इतला, मजबूत शक, पुख्ता यकीन, काबिल एतमाद ज़राए से मालूम इंफॉर्मेशन, इन अल्फाजों से आप कोर्ट को आप कन्विंस नहीं कर सकते मुखबर खास कौन था, मजबूत शक कैसे है, काबिल एतमाद ज़राए कौन से हैं, पुख्ता यकीन कैसा है। आपने इनकी अथेंटिसिटी को भी वाज़ेह करना है। इसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन फराहम की हैं मुद्दईयान के लिए भी, कंप्लेनेंट्स के लिए भी और पुलिस ऑफिशियल्स के लिए भी। ये बहुत जरूरी है इनको सुनना। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत ही प्रैक्टिकल और क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। कौन सी सप्लीमेंट्री एविडेंस के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सिर्फ आपको ऑनरेबल कोर्ट से या ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से परमिशन लेना होगी, और कौन सी सप्लीमेंट्री एविडेंस एक्सेप्टेबल है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले जजमेंट साइटेशन लिख लें, फिर इसको डिटेल से मैं एक्सप्लेन भी करता हूं कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। अभी मुझे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए कि जी अब हमारे जो मुल्जमान हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनकी गिरफ्तारी हम कैसे करवाएं। जैसे कि पुलिस वाले कहते हैं जी हमें इन्फॉर्मेशन मिली मुखबर खास से, तो अब उसकी गिरफ्तारी कैसे करें। कोई शख्स कहता है कि जी जिस वक्त मैंने एफआईआर करवाई थी चोरी डकैती की या मर्डर की या व्हाट्सएवर, उस वक्त मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरा मकसद फौरन एफआईआर करवाने का ये था कि जल्द से जल्द मैं कानून से रजू करूं विद एन आवर्स विद एन डे। अब मुझे इंफॉर्मेशन मिली है सीसीटीवी फुटेज से, अब मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वीडियो एविडेंस से, अब मुझे इंफॉर्मेशन मिली है सीडीआर से, या अब मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मुखबर खास से, तो मैं उसको कैसे नॉमिनेट करवाऊं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं दी कि जी आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर केस को आगे परसू ही नहीं कर सकते। कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिनका मिस यूज होता था, उनसे रोका गया। वो गाइडलाइंस क्या है और ये जजमेंट साइटेशन क्या है, इसको नोट कर ले, फिर इसके ऊपर डिटेल से हम बात करते हैं। 2026 लाहौर, पेज नंबर है 4789, जिसके अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से बताया गया। द मोस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया है कि पहले होता यह था कि कोई भी पुरानी एफआईआर है उसमें किसी भी बंदे का नाम डाल दिया, मनशियात के केस में डाल दिया, चोरी के केस में डाल दिया, डकैती के केस में डाल दिया, किसी बंदे को उठाया और बाद में उस पर कोई एफआईआर नहीं मिली तो किसी पुरानी एफआईआर में उसका नाम दे दिया। तो बेसिकली पुलिस के, स्टेट के इन इजाफी इख्तियारात को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कम किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है आपने नाम देना तो दें, बट उस नाम पर फौरन गिरफ्तार करना ये मुनासिब नहीं। उस नाम पर फौरन उस बंदे को कानून के शिकंजे के अंदर ले आना जिसमें कभी वो शामिल ही नहीं था, ये मुनासिब नहीं। इसके लिए आपको लंदन ट्रायल कोर्ट की परमिशन का लेना जरूरी है कि जी हमारे पास ये सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, हमारा जो मुखबर खास है उसकी ये इंफॉर्मेशन है, हमारा मुखबर खास इस सेंस में ये मुखबरी कर रहा है। फिर यहां पर आपको मुखबर खास को भी मेंशन करना पड़ेगा कि उस मुखबर खास ने आपको किस सेंस में मुखबरी दी। ऑनरेबल कोर्ट को आपको सेटिस्फाइड करना होगा, हमें ये एविडेंस मिली है, हमें ये वीडियो एविडेंस मिली है, हमें ये सीसीटीवी फुटेज मिली है, हमें ये सीडीआर मिली है, जिसके बिहाफ पर हम ये समझते हैं, आईओ ये कहेगा कि ये बंदा इस केस में इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व है या इसके इन्वॉल्व होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब भी कोई अननोन एफआईआर होती है तो उस सिचुएशन में वहां पर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट फिर एविडेंस को असेस करने के बाद ये डिसाइड करेगी कि आया इस बंदे को भी शामिल तफ्तीश या शामिल चलान करना चाहिए, शामिल ट्रायल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस जजमेंट के कुछ आपको क्रक्स बताता हूं, इसकी वजूहात क्या थी इस जजमेंट को इस्टेब्लिश करने की या इस जजमेंट में प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करने की। सबसे पहले मुल्जम का नाम नहीं होता था एफआईआर में, नॉमिनेट मुल्जम नहीं था, नामालूम मुल्जम था या एक से ज्यादा मुल्जमान थे। ये अक्सर आपने एफआईआर देखी होगी कि जी फलां फलां बंदा तो नॉमिनेट है, बाकी 6-7 साथ में नामालूम थे। वो नामालूम कौन थे? अब उन 6-7, 2, 3, 4, 5 जो नामालूम मुल्जमान थे उनमें से बाद में बाद अज वक्त किसी का भी नाम डाल दिया जाए, किसी को भी उसमें फंसा दिया जाए, फिर वो अपनी जमानत तय करवाता था और फिर पूरे वो ट्रायल प्रोसेस को भुगतता था, इससे बचाने के लिए। सेकंड, जिमनी में जो इतला का जरिया है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो मेंशन करना जरूरी है। अब यहां पर आकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक रास्ता जायज और वैलिड ऑप्शन के लिए भी छोड़ दिया। मेरे अपने ही एक केस में वहां पर भी जो हमें तफ्तीशी है वो कह रहा है कि जी हमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है कि हम
जिमनी जो इजाद है या इस जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है जिमनी के अंदर जो बंदे को नॉमिनेट करना वो हम नहीं कर सकते। तो मैंने इसी चीज का हवाला दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये रास्ता भी छोड़ा है सही लोगों के लिए। जिमनी में इतला का जो जरिया है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, द वे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से आई है, उसका पूरा एक पैटर्न और स्केच ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करवाना जरूरी है। ये वाजे करना कि अगर किसी जराए से कोई जरिए से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये बंदा इस जुर्म में इन्वॉल्व था, वो जरिया मेंशन करना होगा और उसकी मौसर शहादती हैसियत को जस्टिफाई करना होगा ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। सिर्फ ये कह देना कि मुखबर खास है, मेरा पुख्ता यकीन है, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, काबिल एतमाद जराए से इंफॉर्मेशन मिली है, इतलात मिली है, ये काफी नहीं। अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपको इनको सामने भी लाना होगा कि वो काबिल एतमाद जराए कौन से थे, वो पुख्ता एतमाद आपका कौन सा है जो एफआईआर के वक्त तो नहीं था अब आ गया, वो मुखबर खास कौन है जो एफआईआर के वक्त तो नहीं था अब आ गया। तो क्या उस मुखबर खास की कोई दुश्मनी, कोई गर्ज तो नहीं इस बंदे के साथ। रिबल हाई कोर्ट ने इसके अंदर लॉ ऑफ एविडेंस का रेफरेंस भी दिया है। आर्टिकल 33 एंड 34 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत ऐसी शहादत या ऐसा कन्फेशन जो किसी पुलिस वाले के सामने किया गया हो वो नाकाबिले कबूल है अनलेस अनटिल उसका कोई इस्तिस्ना मौजूद ना हो कानून की नजर में। जैसे कि इस कन्फेशन के अंदर इस्तिस्ना एक मौजूद है हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर, दहशतगर्दी के जो मामलात हैं या जो नैब लॉज है वहां पर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कन्फेशन को पुलिस के गेस्टेड हाई रैंक ऑफिसर के सामने किए गए कन्फेशन को एक्सेप्टेबल करती हैं, बट उसकी भी फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि एक मुल्जम अगर दिगर और पर्चों में भी नॉमिनेट है तो ये जमानत को मुस्तरद करने के लिए वजह नाकाफी है। इसी जजमेंट के अंदर एक नया प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया कि हीनियस ऑफेंस के अंदर भी अगर आप किसी को नॉमिनेट कर देते हैं बाद एफआईआर तो भी उसकी बेल को डिसमिस नहीं किया जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस ऑफिशियल्स को, आईजी पंजाब और डिफरेंट और पुलिस के जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, ऑपरेशन से जो ऑफिसर्स डील करते हैं, उनको ये डायरेक्शन दी है कि आइंदा आपने जिमनी में जब मुल्जम नॉमिनेट करना है तो उसकी कानूनी हैसियत का और उसके स्ट्रिक्ट पैरामीटर का जायजा लेना जरूरी है। आंखें बंद करके मुल्जम आपने नॉमिनेट नहीं करना जिमनियों के अंदर। अब वो स्ट्रिक्ट पैरामीटर कौन से हैं? जैसे कि मेरे ही अपने केस के अंदर हमारे पास एक एविडेंस मौजूद थी, वीडियो एविडेंस, हमारे पास सीडीआर मौजूद था, टीवी फुटेज मौजूद थी। अब इन सूरतों में जब आपके पास पुख्ता यकीन हो कि मेरा मुल्जम ये है, मेरी एफआईआर में ये नॉमिनेट हो सकता है, उस वक्त मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्यों इंफॉर्मेशन नहीं थी? मोस्ट ऑफ टाइम हम कोशिश करते हैं कि हमारी एफआईआर जल्द अज जल्द लॉन्च हो ताकि हमारे पास जो मुखालिफ पार्टी है या जो डिफेंस की साइड है वो डिले ऑफ एफआईआर के एक्सक्यूज ना ले। तो उस दौरान जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होती है हम वो सबमिट करवा देते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है, जैसे कि कहीं से सीसीटीवी फुटेज लेनी है तो वो ऑन स्पॉट नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगी, अगर कोई प्राइवेट शख्स है तो उससे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, वो मानता है नहीं मानता है, कोई आप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए ये चीज नहीं कि आपको बाद में इंफॉर्मेशन कतई नहीं मिल सकती, जरूर मिल सकती इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन का, उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का फिर एक लीगल पैटर्न है, आपने उस लीगल पैटर्न को जरूर जस्टिफाई करना है। उस इंफॉर्मेशन को, लीगल पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए आप अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं, जिमनी के अंदर ऐड करवा भी सकते हैं। अगर आप पुलिस ऑफिशियल्स हैं तो आप ऐड कर भी सकते हैं उस लीगल पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए, और अगर आप प्राइवेट कंप्लेनेंट हैं तो आप ऐड जिमनी में करवा भी सकते हैं। ये नहीं कि अब वो एडिशन ही नहीं हो सकती, एडिशन हो सकती है, बट उसके जो पैरामीटर है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि आपकी जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर मौजूद है तो आप जिमनी का हिस्सा उसको बना सकते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने देखना है, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने, कि आया इस मुल्जम के खिलाफ या इस शख्स के खिलाफ ऐसा मवाद मौजूद है जो इसको मुजरम साबित कर रहा है, जो इसके खिलाफ इल्जाम को साबित करने में खातर ख्वाह सबूत मौजूद है प्रेमा फिशाई, तो देन अदालत उसके खिलाफ प्रॉपर चार्ज फ्रेम भी करेगी, उसको चालान का हिस्सा भी बनाएगी और फिर उसको उसी तरीके से अपनी बेल भी लेनी पड़ेगी। उसकी बेल एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, वटएवर, वो फिर बाद की जो ग्राउंड्स है। तो लिहाजा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है, बट इसके पैरामीटर्स, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रिक्ट कर दी गई है। मजीद इसके पैरामीटर क्या होंगे, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के कौन से स्ट्रॉन्ग पैरामीटर हैं, इसके ऊपर भी जल्द मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। सो स्टे कनेक्टेड, पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।